लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। 1 महीने में दूसरा दौरा, और दौरे के मायने हैं सरकार के 9 साल। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद जैसा अंदाज अपेक्षित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वैसा ही अंदाज दिखाई दिया। और पूरी तरह से कांग्रेस निशाने पे रही। कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया, केवल छलावा किया, भ्रष्टाचार किया। राजीव गांधी के अलवर के खेड़ली में दिए गए उस बयान का जिक्र किया उन्होंने, जब 1985-86 में राजस्थान दौरे पे थे और कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसा गायब, 15 पैसा विकास पे खर्च हो रहा है। उसको कोट किया उन्होंने बताया कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए, 1 रैंक 1 पेंशन, 2 लाख राजस्थान के फौजियों को भी उसका लाभ मिला है। भैरव सिंह शेखावत को भी याद किया, मीराबाई को भी याद किया, पृथ्वीराज चौहान को भी याद किया। खैर, मोदी जी का अंदाज है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। जोश फूकने की काफी कोशिश की, वही पुरानी स्थिति, मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। और ब्रह्मा जी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की। घनश्याम तिवारी इस दौरान उनके साथ रहे, ये बड़ी बात है। और सभा स्थल की बात करें तो नेता सारे मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले और सीधे नरेंद्र मोदी बोले। वसुंधरा राजे बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें मंच से जैसी उम्मीद थी कि वो शायद बोल पाएंगे, लेकिन नहीं बोल पाई। और चले, खैर, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबने मोदी जी के अंदाज और भाषण को देखा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, किस तरह से देखते हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी और उमेंद्र दादी जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि चुनावी साल है और ऐसे में मोदी जी की जो रैली थी वो सियासी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। अदरवाइज वो चाहते किसी जगह का शिलान्यास या उद्घाटन भी कर सकते थे, कहीं दूसरी जगह भी चुन सकते थे सरकार के 9 साल पूरे होने पर, लेकिन राजस्थान की धरा को चुना और उस क्षेत्र को चुना जहां बीजेपी का 2018 के चुनाव में गढ़ के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, अगर पूरे स्पीच का आंकलन किया जाए तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी का अंदाज तो वही है जो 2014 से लेके अब तक रहा है, और वो चाहते भी यही है कि जो कुछ वो बोले उनके साथ में जनमानस जो सुन रहा है वो रेस्पॉन्ड करे। तो रेस्पॉन्ड करने का मतलब वो अंदाज यहाँ पर उतना कारगर नजर नहीं आया जितना मैंने देखा है, क्योंकि इसी से एक हवा पता लगती है कि मोदी जी अभी अपने उस तरीके से कितना प्रभावित कर रहे हैं। और एक सूत्र जो उन्होंने पकड़ा हुआ था बड़ा मजबूत, जहां जिस पे चर्चा की उन्होंने, वो था 15 पैसे मतलब 85 पैसे वाला राजीव गांधी का जो कोट है, उसको लेकर कहा कि ये तो आकट कांग्रेस जो है वो बिल्कुल सारे दुखों की जन्मदाता है। ये अर्थ निकलता है इसका, जितनी भी योजनाएं हैं सब इनकी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि लोग कमीशन खाते हैं, बेईमानी का सिलसिला। छोटे किसानों के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, और हमेशा हमने ही पहली बार छोटे किसानों को बोला। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के बारे में बहुत अनजान है प्रधानमंत्री। उनको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का पहला लैंड रिफॉर्म राजस्थान में हुआ। जागीरदारों से और राजाओं से ली हुई जमीनों को सामान्य किसान के बीच में राजस्थान में ही बांटा गया, जिसके लिए तो खाड़िया सरकार साथ रही। तो ये इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका कहना है कि पीने का पानी भी नहीं है। उनको नहीं पता कि आज के 10 बरस पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है। और जल मंत्री उनके पास में बैठे थे, लेकिन किसी ने कोई सवाल करने का सिलसिला ही नहीं।
और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात लगी मुझे वो, बाकी अपने जितने कार्यक्रम उनके हुए हैं उनकी सबके, हमने ये किया, हमने वो किया, जो लगातार जो 9 साल में जो कुछ कार्यक्रम किए हैं, जो प्रोग्राम उनके चलाए हैं, गरीब को शौचालय दिया है, झोपड़ी दिया है, पैसा दिया है, ये सब जो बोले हैं वो बोले हैं, लेकिन जिनका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, मुझे लग ये रहा था कि वो भाषणों के साथ में जिस तरीके से उत्साहित होकर के लोग उनके साथ साथ में हुलसते हैं, वो पेचेस थे उसमें, वो बात नहीं बनी, जबकि सारा इंतजाम ठीक से किया हुआ था लेकिन वैसा बना नहीं फिर भी। और साथ साथ में जो राजस्थान की कला है, कांग्रेस पार्टी की कला है, उसको उन्होंने उजागर किया, उसके बारे में चर्चा की और कहा कि हाँ, तो ये लगातार 18 से लेकर अब तक इसी से लड़ते रहे आपस में कि कौन इधर बैठेगा कौन उधर बैठेगा, तो एक वो तंज भी कसा। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा मैंने मोदी जी का प्रभाव 2014 में भाषणों के दौरान देखा है और वो उत्साह जो रेस्पॉन्स देखा है, उसके मुकाबले बहुत कम था, बहुत कम था जी। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, राजनीतिक संकेत। चलिए वापस आ रहा हूँ, राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, आपने देखा मोदी साहब का अंदाज में नयापन मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये उनका अपना एक अंदाज है, और जिस भूमि पे जाते हैं वहां की पहले उसकी हिस्ट्री और सारी तमाम जो चीजें होती हैं उसका जरूर जिक्र करते हैं, क्योंकि राजस्थान में इनकी रैली के सियासी मायने थे। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान सरकार और कांग्रेस की वो सभाएं जो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख रूप से रही, उनका किसान कर्ज माफी और युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उनका साफ कहना था कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं, अराजकता का माहौल है, कभी मुख्यमंत्री मंत्री लड़ रहे हैं, कभी विधायक मंत्री लड़ रहे हैं, जो उनको फीडबैक दिया गया होगा, क्योंकि राज्य इकाइयों का काम होता है ये तमाम चीजें पहुंचाने का। और वैसे स्मार्टनेस होती है, आईटी का युग है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मूल बात अगर करने की बात करें इस पूरे स्पीच की या इस दौरे की, तो क्या नजरिया आपका इस पर? देखिए, नजरिया तो जो इनका दौरा और स्पीच, भाषण, जो भी चीजें थी वो पूरी एक चुनावी मोड में लग रही थी, क्योंकि आने वाले समय में 6 महीने में यहाँ राजस्थान में चुनाव जो होने हैं, तो उन्होंने उसी को टारगेट किया। उन्होंने उसी तरीके से कांग्रेस पे अटैक किया, राजस्थान की सरकार पे अटैक किया, कांग्रेस के अंदर जो भीतरी कलह चल रही थी उस पर भी उन्होंने अटैक किया, भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने कहा। लेकिन ये सब एक चुनावी, अब जो योगेंद्र जी चीजें गतिविधियां चल रही हैं उसके नजरिए से हमको देखना पड़ेगा उनका भाषण का। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मोदी जी की भाषण शैली अपने आप में एक अनोखी है, उससे लोग आकर्षित भी होते हैं, जनता आकर्षित भी होती है, और उसी के रूप में मोदी के जो उस तरीके के नारे लगे वो भी वही जाहिर करता है। तो वो पूरी एक तरीके से जो प्रधानमंत्री का था वो एक राजनीतिक भाषण था, वो चुनावों को ध्यान में रख के दिया गया था, और वो जिस ढंग से विधानसभा और आने वाले 24 में जो लोकसभा के चुनाव है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं छुआ। तो उस रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी अब वो अटैकिंग मोड में आ गई है। वो उसकी गतिविधियां, उसके जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा नेता तो भाजपा में कोई है ही नहीं, तो वो उनके जो लगातार दौरे राजस्थान में चल रहे हैं, तो उससे सीधा सीधा एक सियासी मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी अभियान में जुट गई है। और जो उन्होंने कहा, जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक रूप में भी राजस्थान की सरकार को लपेटा, अब उसमें एक तो जनता के ऊपर है, चुनावों में ही मालूम पड़ेगा कि उससे, उनके भाषण से या उनकी तर्कों से किस रूप में जनता सहमत हो रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट की एक्सरसाइज है, लेकिन आप कॉपी में कितना लिखते हैं और एग्जामिनर आपको मार्क्स कितना देता है, वही जनता की अदालत की तरह है कि फैसला जनता को करना है कि आप राहत कैंप पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि मोदी जी की रैलियों में ज्यादा यकीन करते हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबी का नारा भी, और गरीबी, युवाओं, बेरोजगार, किसान सबके साथ में छलावा किया है। मार्केटिंग का जमाना है, हर व्यक्ति अपनी बात करता है। मुख्यमंत्री अपनी रैली के जरिए कहेंगे कि देश में पहली बार आपको हर चीज की गारंटी दी जा रही है। उसी तरह से प्रधानमंत्री भी अपनी योजनाओं के बारे में पूरी तरह से बताते रहेंगे। ये पहली और आखिरी रैली नहीं है, इससे पहले भी रैलियां हुई हैं और अंदाज भी ये रहा। आगे आने वाले दिनों में और तलखी और तंज भरे लहजे देखेंगे। ये निश्चित रूप से कांग्रेस भी अपने जो महंगाई राहत कैंप चला रही है उसके माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास में लगी हुई है। उधर दूसरी तरफ
राजीव जी वही बात है क्योंकि फैसला जनता को करना है। हर व्यक्ति, ये ओपन मार्केट है सियासत का, हर व्यक्ति, हर पार्टियां, ओवैसी आएंगे, वो कहेंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, सामाजिक सद्भावना तो हम ही दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी आएगी कि झाड़ू से बेहतर नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी आएगी या बीएसपी आएगी, जो भी पार्टी आएगी अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश करेगी। ये रिसर्जेंट राजस्थान कहें या राजस्थान में निवेश करें, उसी तरह से मार्केटिंग का एक एजेंडा कही है कि हर पार्टी का नेता अपनी बात कहने मंच के जरिए आएगा। तय जनता को करना है कि वो किस दिशा में जाती है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, पूरा स्पीच सुना मोदी साहब का आपने, और इस पे गौर करेंगे कि किस तरह से देखा जाए, इस पूरे किस नजरिए से देखा जाए मोदी साहब के स्पीच को, इस दौरे को। योगेंद्र जी, क्योंकि स्पीच तो निश्चित तौर पर 9 साल की सरकार के कामकाज को जिस तरह से गिना रहे थे वो, और जिस स्पीड से गिना रहे थे, लोगों को तो कम समझ में आ रहा था। वो बहुत इतनी तेजी से गिनाने की मुझे नहीं जरूरत पड़ रही थी कि वो किताब लाके बांट देते तो जल्दी सब सुन लेते। आरोप प्रत्यारोप लगाने में कभी कमी नहीं छोड़ते। वो राजस्थान सरकार पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और सब लड़ रहे हैं, आपस में व्यस्त है लड़ने में, जनता की चिंता नहीं है, यहाँ पर अराजकता है, आतंकियों को खुली छूट दे रखी है। जो इस तरह की जो भाषा का उपयोग करा उन्होंने ये नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि हमने विकास किया और कांग्रेस ने तो किया ही नहीं कुछ। उन्होंने अपनी अपनी योजनाओं का जो एक एक फिगर बता करके प्रयास किया कि 85 के, देखिए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहते थे 100 बेचता हूँ 15 ही पहुंचते हैं, तो उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से कहा हम तो सीधा डायरेक्ट बेचते हैं बैंकों में, और पूरा 100 में से 100 पहुंचता है, इसलिए विकास बहुत तेजी से हुआ है। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए राजीव गांधी ने, मैं भी उस भाषण को सुन चुका हूँ जो उसमें था मौजूद, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ऐसी चर्चा है कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो मिलता 15% है। उन्होंने प्रचारित भाषा में कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि 85% भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है। लेकिन आज उसको जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रचारित करने का प्रयास किया कि आपको अब सावधान रहने की जरूरत है, अब यही कांग्रेस के लोग फिर से आएंगे आपके पास वोट मांगने, आप सावधान नहीं रहोगे तो फिर चढ़ जाओगे। उन्होंने कहा कि आगामी 7 साल में देश का कायाकल्प करने वाले हैं। देखिए 2 साल तो भी है मोदी जी के, और उसके बाद 5 साल और मांग रहे हो। इसका मतलब है कि 2024 में अगर लोकसभा के तो एक ही साल है, अगले साल इन दिनों में तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी और मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं। वो 7 साल मांग रहे थे कि भाई 7 साल, अब वो 6 साल की जगह 7 साल कह गए। अभी वो कह रहे थे 7 साल में हम कायाकल्प कर देंगे देश का, इसलिए हमें 2024 में फिर से चुन करके लाओ और हम सब कुछ परिवर्तन कर देंगे। उन्होंने महिलाओं को क्या दिया और क्या क्या सारी चीजें जो देखा, जनधन और जितने अपनी योजनाओं का बखान किया और पैसों का भी बखान करके बताया, और 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात भी कह करके कहा कि कितने लाख करोड़ हमने सीधे तौर पर सैनिकों को दे दिया। तो ये सब चीजें बखान तो करने में अच्छा लगा, और यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम और सब कुछ करने में उन्होंने दिखाया कि हम सब, और ब्रह्मा के मंदिर जाके आया हूं मैं, और ब्रह्मा से मैं सृष्टि के रचयिता से वो मान के, अब क्या मान के गए, वो तो 2023 का जब चुनाव आएगा वो सब दिखेंगे। अभी देखिए जिस प्रकार का प्रहार किया है उसका जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री और बाकी के लोग देने के प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आज राजस्थान की सरकार को वो जो कुछ कहना चाहिए था कह के चले गए। आज तो मुख्यमंत्री जी मंच शेयर करने वाले नहीं थे, नहीं तो थोड़ा बहुत तो लिहाज रखते, आज लिहाज नहीं रखा। वसुंधरा जी को पास में बैठा रखा था, साइड में देखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे और मेघवाल, बाकी सब लोग थे। और राजस्थान के जो नवनिर्वाचित अभी जो बने हैं थोड़े दिन पहले, सीपी जोशी ने भी, बस प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिस प्रकार का मोह माया सब कुछ देखने का, दिखाने का प्रयास किया, वो कहने थे कि बस जिस प्रकार, अब देखिएगा कितनी जल्दी ब्रह्मा मंदिर में गए, और मैं तो देख रहा नाथद्वारा में तो काफी समय रुके, लेकिन ब्रह्मा मंदिर में इतने रुक नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ। घनश्याम तिवारी मौजूद थे वहां पर, और वहां के लोकल विधायक सुरेश रावत थे। थोड़ी देर में तो बहुत जल्दी में देखा कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्या करेंगे, एक फेरा लगाया और साधुओं से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ वेद की पाठशाला खोलो, महाविद्यालय खोलो, कुछ कहा नहीं, चुपचाप चले आए। क्यों? और हर कोई जाता है ब्रह्मा के मंदिर से पहले पुष्कर घाट की पूजा अर्चना करके, पता नहीं क्यों नहीं आए। इससे पहले तो आए थे, वो रमजान खान है, इनकी पूजा अर्चना भी कराई थी। चलिए मैं लौटूंगा श्याम जी, वापस आऊंगा क्योंकि उमेंद्र धादी साहब भी हमारे साथ में जुड़े। उमेंद्र जी, मोदी साहब का ये दौरा निश्चित रूप से 9 साल पूरे हुए हैं, जाहिर सी बात है
एक मंच मिला तो अपनी सरकार की 9 साल की बातें कहेंगे, वो अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। चुनाव राजस्थान में भी विधानसभा के और सरकार कांग्रेस की है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार निशाने पे नहीं आएगी, सरकार निशाने पे भी आई, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रही। लेकिन नजरिया क्या है आपका कि पूरे स्पीच को, इस दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? योगेंद्र जी, मोदी जी का ये दौरा है, ये हम कह सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको साधने की एक तैयारी है। अजमेर संभाग में 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों को साधने के लिए कोशिश की जा रही है। और पिछले जो 2013 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 27 सीटें थी, एक सीट इंडिपेंडेंट के पास थी और एक कांग्रेस के पास थी। तो मोदी जी का ये है कि जब राजस्थान में सरकार बनानी है और एक ही फेस है इस समय देश में, मोदी जब फेस है तो जगह जगह सभाएं भी होगी, मीटिंग भी होगी, और मोदी है तो मुमकिन है। जैसे अभी हमारे मेरे मित्र जिनको मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातें सुन रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही वो बात ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान की भूमि पर आके उन्होंने 29 में से 29 सीटों को साधने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जो एक राजनेता के लिए एक आवश्यक चीज है। ये मैं कैसे कहूँ, उमेंद्र जी, मेरे ख्याल में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की गई है इस रैली के जरिए, क्योंकि देखिए मोदी जी एक एक जगह जा नहीं सकते हैं, बड़ा कद है उनका, प्रधानमंत्री हैं, तो वो जब जाते हैं तो क्षेत्र के आसपास की जगह पे भी उसका सियासी मायने होते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं क्या कि मैं बात कर रहा हूँ अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग, इसके बाद 2018 में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, भाजपा नागौर टोंक जिले में बुरी तरह से पिछड़ी। अब मोदी जी के प्रयासों से ये कह सकते हैं कि इस रैली का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिस प्रकार संख्या उमड़ी है, उसको देखते हुए मैं मानता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक आशान्वित लाभ मिलेगा। और इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ सीटें अजमेर के ऐसे लोकसभा क्षेत्र के जो जयपुर से भी जुड़ी है, वो भी साधने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए कि अजमेर में 5 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी के पास में, कांग्रेस के पास 2 है, एक इंडिपेंडेंट है, तो इन सब चीजों का प्रभाव तो पड़ता ही है। नागौर जिले की बात की जाए तो 6 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 2 है और 2 हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास है। टोंक की 4 सीटें हैं, उनमें से 1 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास में है, और ये सब रैलियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से बात की जाती है कि पिछले महीने, अच्छा मोदी जी के पिछले महीनों की देखा जाए तो 14 दौरा है, वो दौसा भी आए और असम ये नाथद्वारा भी आए, सब जगह है, और ये आने वाले तो चुनाव में भी ये क्रम चलेगा ही चलेगा। अब बात की जाती है कि मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए, भाई वो एक देश के प्रधानमंत्री भी हैं और इस पार्टी के बड़े नेता भी है। तो मेरे जो मित्र हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, आपने कह दिया कि राजीव गांधी जी ने ये कहा वो कहा, ये देखिए आप, हम एक पत्रकार है, हमको पत्रकार के रूप में बात करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए मोदी जी की रैली। हम उस समय पुरानी बातें लेके एक प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इस रैली नहीं, आपने मोदी जी के अल्फाज सुने नहीं उमेंद्र जी, क्योंकि मोदी जी ने जिक्र किया कि राजीव गांधी ने कहा था कि 85 पैसे जनता के खो जाते हैं और 15 पैसे ही काम में आते हैं। तो मोदी जी ने जो जिक्र किया, क्योंकि वो कोट करने वाली बात थी, और ये बात होती आ रही, कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, और ये खूब अखबारों में चला। आज जो मेरे विश्लेषक मित्र हैं उस बात की चर्चा करके इस प्रकार को बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने ये गलत कह दिया। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो एक एक बात को सोच समझ के कहते हैं, और उनकी बात का हमें सराहना करनी चाहिए। हमें मानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने आके एक एक चीज को, जो धूल चमकी कांग्रेस के आईने, उसको धूल को साफ किया है। उन्होंने राजस्थान की जनता को बता दिया कि आने वाला समय परिवर्तन का है। देखिए, परिवर्तन की शुरुआत हो गई है, संसद का नया भवन बन गया, ये सब परिवर्तन की शुरुआत है। एक के बाद परिवर्तन हो रहे हैं। ये श्याम जी, ये परिवर्तन की शुरुआत है। आप देख लीजिए कितने परिवर्तन हो गए, और राजस्थान की जनता ने सोच लिया कि परिवर्तन आने वाला है। तो उमेंद्र जी 2014 से तो परिवर्तन है, उसको आप परिवर्तन ही नहीं मान रहे अभी। वो परिवर्तन की यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन में बदल रही है। आप बता दो किसके प्रवक्ता हो? तो ये आप प्रधान सही दे रहे हो अभी तो आप 9 साल को, इसके आगे होगा परिवर्तन। तो अभी शालीनता से सुनी, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बात को शालीनता से सुनेंगे। लेकिन इस प्रकार से बात जो कह रहे हैं कि मोदी जी के इस दौरे से मैं राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बना है और जिस प्रकार की स्थिति बनी है, ये निश्चित परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, और परिवर्तन के नजर आपको आएगा। हमें जो हमारे चश्मा पे धूल लगी है उसको साफ कर लेना चाहिए। इस परिवर्तन की आंधी को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी 2018 में उमेंद्र जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका मुझे लगता है कि कुछ ही देर में कांग्रेस अभी
कोई ना कोई प्रेस रिलीज या बयान जारी करेगी कि ईआरसीपी के ऊपर कुछ नहीं बोले मोदी जी। जाइए। सीआरपीसी पे नहीं बोले, दौसा में बोल चुके, उन्होंने कह चुका था कि ये जो सरकार है आवश्यक नहीं है कि एक एक बात बोले। उनको श्याम जी यदि पहले उसमें ट्विटर करते कि इसमें ही बोलना तो शायद बोल देते, हमारे श्याम जी ने उसमें ट्वीट नहीं किया कि शायद ये मोदी देश के प्रधानमंत्री ने किस विषय बोलनी है, क्या बात बोलनी है, कब बोलनी है। इस समय वहां सीआरपीसी का मामला नहीं, सीआरपीसी का मामला ये 2 साल उन्होंने बोला ही था और सीआरपीसी चलिए वापस सर उमेंद्र जी वापस जुड़ूंगा आपके पास में। मैं एक बार वापस रुक करना चाहूंगा ओम सैनी साहब का। ओम जी, कुछ एक ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के अगर हम बात करें, देखिए चुनावी सभा थी, 9 साल का वक्त मोदी साहब ने निकाला है, उन्होंने जो कुछ किया वो तो सारी चीजें गिनाई हैं, लेकिन अभी वंदे भारत का भी जिक्र किया कि उससे दरगाह की जियारत करने भी लोग आ सकेंगे, पुष्कर के पवित्र सरोवर में लोग आ सकेंगे, यहाँ की जो टूरिज्म से जो जुड़ा हुआ है उसको बड़ा लाभ मिल पाएगा। मार्बल मंडी और जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भीलवाड़ा जो है, क्योंकि मार्बल मंडी का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मोदी साहब से ठीक पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ के कारीगरों, हुनर और यहाँ की मार्बल की काफी तारीफ की। जिस संभाग का जिक्र अभी क्योंकि संभाग की रैली के रूप में देखा जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में अपने एक जगह रखती है भीलवाड़ा, वो एक बड़े हब के रूप में राष्ट्रीय योजना के तहत उसे कुछ मिल सके। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी जिसका जिक्र कर सकते थे? ईआरसीपी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको जिक्र नहीं करना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी वो इस पे अपने आक्रामक रुख से और आगे आ सकती है कि कांग्रेस का जो पहले से आरोप था कि बीजेपी पे भी और मोदी साहब पे भी 6 अक्टूबर 2018 में वो आए थे और उन्होंने को जिक्र किया और अब नहीं कर पाए? देखिए, इस रैली का मकसद था आने वाले चुनावों में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप होगा और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चलेगी उसके संकेत प्रधानमंत्री के भाषण में मिलने चाहिए थे, जो मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जो सांप्रदायिक समान सौहार्द होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं। गृह मंत्रालय बिल्कुल काम नहीं कर रहा, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है उसमें आपसी झगड़े फसाद हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, उनके लिए संकट है। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम पे है, उसका उन्होंने उदाहरण राजीव गांधी के उस बयान से जो उन्होंने उस वक्त दिया था, उस बयान से जोड़ करके और बताने की चेष्टा की। लेकिन मैं इन सब चीजों से अलग एक चीज देख रहा था कि मेरे सामने ये सवाल था कि आज वो सब उम्मीदवार मंच पे मौजूद थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में नजर आते हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री किसके कंधे पे हाथ रखते हैं और किसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं और किसका अभिवादन बहुत तहजीब से स्वीकार करते हैं। तो ये मैं बड़े गौर से देख रहा था, तो मुझे और तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। लेकिन एक जो अंत में जब प्रधानमंत्री आए और वो जो एक अंत में नहीं, प्रारंभ में जब वो जो एक बड़ा माला पहनाने का सिलसिला हुआ, तो प्रधानमंत्री के पास में हमारे प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए थे, क्योंकि एंकरिंग पहले वो ही कर रहे थे सारा उसका, तो उसके बाद वो खड़े हुए थे और हमारे जो वसुंधरा जी थी वो पीछे छिप गई थी। तो मैंने देखा कि एक हाथ आया और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को यूं किया और वो आगे, तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के साइड में आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने नजर तक नहीं मिलाई। तो मुझे यूं लग गया, इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वसुंधरा जी के जितने प्रयास हैं उनमें बड़ी अभी खामी, क्योंकि जल मंत्री भी ये चेष्टा नहीं कर रहे थे, दूसरे मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ये चेष्टा नहीं कर रहे थे, और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी सब लोग इसका मतलब उनकी एकता सामने आ गई है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एकता नहीं है मैंने तो कहा ही नहीं। मैं इसमें तो कह रहा हूँ कि मैंने ये संदेह क्यों हो रहा है, किसने सवाल उठाए? मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सामने आ जाए, कह रहा हूँ कि लड़ाई हो तो भी हमें दिक्कत है। ना, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का चेहरा कौन सा बनने की संभावना इस मंच के माध्यम से आज सामने आ जाती, वो नहीं आ रही थी। अर्जुन मेघवाल भी थे। समय कम है, मैं राजीव जी आपके पास में जाना चाहूंगा। तो चेहरे की जो बात अभी ओम जी कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और कमल का फूल 2023 के चुनाव में होंगे चेहरे के रूप में। अगर बात करें तो ये बीजेपी स्पष्ट रूप से कह चुकी है, और मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव के अगर प्रेशर में कोई फैसला करे तो जल्दी करेगी बीजेपी, नहीं तो अभी तक यही माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी चेहरे होंगे। और मोदी ने पूरा भाषण अपने पे और आक्रामकता स्टेट गवर्नमेंट पे फिक्स की, कांग्रेस पे फिक्स की।
तो ये साफ जाहिर सही है है। कि मोदी ही चेहरा होंगे। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे बिल्कुल हैं सही आप। कह रहे हैं कि पार्टी के कई नेता पिछले दिनों कह चुके हैं कि यहाँ राजस्थान में बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे, जी और जो जिसमें कमल का निशान और मोदी का चेहरा यही वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। जो उनके बड़े केंद्रीय नेता भी आते हैं तो वो यही चीजें कहते हैं। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ, मेरा एक अलग भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के जो नतीजे के बाद एक ये हवा बनाई गई थी कि भाई राजस्थान में या जो राज्यों में अब चेहरे भी भाजपा को घोषित करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा जो स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि ये किसी को चेहरा घोषित किया नहीं करेंगे। और इन्होंने जो पहले से तय कर रखा है कि बिना चेहरे के जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय में यही तरीके की चर्चाएं उठेंगी। वसुंधरा जी का कैंप एक अलग वो ये डिमांड कर रहा है कि उनको चेहरे के रूप में लाए। कुछ लोग कहते भी हैं कि वसुंधरा जी की आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी उनको चेहरा घोषित करने से। लेकिन जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, भाजपा में कोई चेहरा घोषित नहीं हो सकता। जो एक अभी तक की संभावनाएं जो चल रही हैं, वो तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक के आज तक के जो प्रधानमंत्री के दौरे के हिसाब से भी देखा जाए तो राजस्थान में पार्टी वही कमल का संकट फूल के और मुद्दे ही जाएगी नरेंद्र मैदान मोदी में, ही और कोई चेहरा चेहरा होंगे। नहीं हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आज की सभा से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और कमल का फूल ही चेहरा होगा और पार्टी को इसी के पीछे लग करके काम करना होगा। जिस नेता को मंच चाहे आप मंच में बैठिए, लेकिन पार्टी की एकजुटता के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। और केंद्र की योजनाओं के अलावा भी मुझे लगता है कि फिलहाल कोई आधार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वसुंधरा जी की पूर्व स्कीमें जो रही हैं उसका भी कोई जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो साफ है कि मोदी ही चेहरा होंगे। मोदी की स्कीम से ही जनता के जहन में उतारी जाएंगी। कार्यकर्ताओं के कैंपेन का आधार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की स्कीम से होंगी। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। करप्शन के एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार, और कहते हैं कि राजस्थान में जो एसीबी ने काम किया कहीं नहीं किया, और हमने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का जो सपना देखा है उसकी ओर हम अग्रसर हैं। पूर्व डीजी मिस्टर सोनी जब रहे तो उस वक्त भी वो खुद एसीबी ऑफिस जाके पीठ थपथपा के आए उनकी। अभी भी 2 करोड़ कुछ लाख रुपए पकड़े गए, उसका खुलासा किया डीजी, और सीएस से रात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन जो सरकार एक्शन प्लान में ले रही है उससे ज्यादा बेनिफिट करप्शन के मामले में बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नीचे से तो नेता जो कहते हैं वो कहते हैं कि करप्शन को लेकर के प्रधानमंत्री का भी पूरा फोकस, आप स्पीच को उठा के देख लीजिए, उसमें ज्यादातर टाइम उन्होंने भ्रष्टाचार भी फोकस किया है। यानी कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता त्रस्त है और बीजेपी उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी बीजेपी पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस बात को लेकर के जाएगी। वो बेशक कांग्रेस ने अपने अंदाज में कार्रवाई की होगी, लेकिन बुलाने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो क्या इस पे कांग्रेस को कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की आवश्यकता है? देखिए, राहुल गांधी ने तो पूरी स्ट्रेटेजी बदल ही दी। वो तो रोज कहते हैं भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है, मित्रों का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे कहते हैं कि देखिएगा कि भ्रष्टाचार सड़कों पे था और सब कुछ था, जब तो हमारे को 2014 में वोट के जरिए सरकार लेके आए और हमने तो सब जी श्याम जी वो तमाम चीजें ठीक है, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बीजेपी का जवाब देने के लिए कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्योंकि वो करप्शन के लिए फ्री हैंड अगर एसीबी को दे रही है लेकिन उसको भुना नहीं पा रही है कांग्रेस। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में क्योंकि पकड़ने की बात तो आ रही है, लेकिन जब आप अधिकारियों के जो अभियोजन की स्वीकृति देने की बात करते हैं तो उसमें फिर आधा आधा होता है, तो फिर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। नो डाउट यहाँ पकड़े गए हैं, आईएएस को भी पकड़ा, आईपीएस पकड़ा, लेकिन सबको फिर वापस से बहाल करके आपने लगा दिया। ये सब चीजें हैं आपके पास। और देखिए, आपने लोक आयुक्त को पावरफुल नहीं बना रखा, केवल जांच करने का अधिकार दे रखा, उसको जेल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम देने के लिए आपको फिर अगर ये सब संस्थाएं बना रखी है तो कोई अधिकार तो दीजिए। महिला आयोग को कोई अधिकार नहीं, कोई आयोग का अधिकार नहीं, एससी आयोग को वैधानिक का दर्जा नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं हमने तो बैंक के जरिए सीधा दिया, अब हमारे मुख्यमंत्री जी भी 1000 देते तो सीधा ही देते, बहुत सारी चीजें अब सीधे ही देने लग गए ना।
तो ये तो कहना गलत है कि हम सीधा नहीं देते, आप ही सीधा देते हो। आपकी योजना, चलिए आपके बैंक 30 अकाउंट सेकंड में एक बार सर समय हो चुका है, मैं एक बार जरूर, क्योंकि उमेंद्र दादी साहब के पास में नहीं जाऊंगा तो ये पूरी बहस अधूरी रहेगी। उमेंद्र जी आपके पास में जाना चाहूंगा। करप्शन के मुद्दे को पूरी तरह से फोकस रखा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरी तरह से फोकस रखा है मोदी साहब ने। आपने देखा होगा कि अगर पूरे कोशिश करें आप इस स्पीच की उसमें जाने, 70% भाग उनका करप्शन पे था कि इतने लाख करोड़ रुपए हमने दिए इंदिरा आवास योजना में, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो इतने लाख करोड़ रुपए गायब हो जाते, इतने हमने इसमें दिए, इतने लाख करोड़ गायब हो जाते। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने पहली बार कर्नाटक में आक्रामकता के साथ में करप्शन के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, दाएं बाएं नहीं, वो 40% करप्शन का जिक्र करते रहे। यहाँ पे भी जब मैं सुनता हूं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को और लीडर्स को, वो करप्शन का इश्यू उठाते हैं, कर्नाटक का जिक्र करते हैं। कहीं वो काट राजस्थान में एक पासे के रूप तो नहीं फेंकी मोदी साहब ने कि भ्रष्टाचार एक मूल आधार है और कांग्रेस की ही देन है, ये तोड़ तो नहीं उसका? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि देखिए कांग्रेस के नेताओं को दम खम के साथ बोलना चाहिए कि यदि हमने भ्रष्टाचार किया है तो देश की किसी भी जांच एजेंसी जांच कराएं, जो भी जांच एजेंसी सामने आ जाए जांच कराएं। जो ईमानदार व्यक्ति होगा जांच से कभी नहीं घबराएगा। धड़ल्ले से आज जवाब देना चाहिए, आइए हम जांच के लिए तैयार हैं। यदि जांच के लिए तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी हमको यदि मोदी जी हम पे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पे ये कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को अभी तत्काल बयान देना चाहिए कि हर संभव जांच के लिए कांग्रेस और राजस्थान की सरकार तैयार है। हो जाएगा सही। आप पे आरोप तो लग गए, जवाब तो आपको देना है। अब ये क्या है कि साहब ये राजनीतिक है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मंदिर में समय कम दिया, वहां ज्यादा दिया, इन बातों से केवल जनता को भ्रमित करने की बात होती है। कहाँ क्या किया देश के प्रधान, आपने आज बता दो राजस्थान मिला, राजस्थान उनका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। इस परिवर्तन का नतीजा आप और हम जल्दी देखेंगे। जल्दी नहीं, वो तो 2023 के इलेक्शन होंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसी से होंगे। पहले के कुछ अनुमान है क्या पहले का कि जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है योगेंद्र जी। लेकिन अभी भी कहीं संदेह लग रहा है क्या आपको कि जल्दी जा सकती है सरकार या फिर उसके रिजल्ट जल्दी आएंगे? मैं कह रहा हूं कि उल्टे चुनाव का जो समय आ रहा है उसकी गिनती शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई आगे। बिल्कुल ठीक बात है। और चलिए, हमारे चारों विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपना राजनीतिक नजरिए बहुत नजदीक से देखा है, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को कवर भी किया है। उन्होंने स्पीच की बड़ी बारीकी को साथ में कम समय में अपनी ओर से अपनी अपनी बातें कही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।